नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, राजस्थान का अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती हसन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस धार्मिक शहर में अबू हवा में साल 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जो ना सिर्फ गंगा जमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर बदनुमा दाग बन गया था। उस वक्त एक स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस खबर में स्कूली छात्राओं को उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया और बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार शीर्षक से प्रकाशित खबर ने पाठकों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल ला दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए। यह कैसे हो गया, कौन है, किसके साथ हुआ। इसके बाद खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला बुला कर रेप करता रहा और उन लड़कियों के घर वालों को भनक तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में आईएएस, आईपीएस की बेटियां भी शामिल थी। इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया था। पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई गई थी। इन लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल के बीच की थी। इस कांड की शुरुआत में सबसे पहले फारूक चिश्ती नामक एक शख्स ने पहले बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की और फिर उसके साथ कुकर्म किया और उसकी तस्वीरें उतारी। उन्होंने पहले बिजनेसमैन के बेटे को उसकी गर्लफ्रेंड को फार्म हाउस पर लेकर आने को कहा और फिर उसी के साथ भी न्यूड तस्वीरें उतारकर उसके साथ रेप किया गया। इन्हीं तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगे और फिर उससे स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसला कर लाने के लिए कहने लगे। मजबूरन वो लड़की अपनी सहेलियों को भी फार्म हाउस पर ले जाने लगी। उन सभी के साथ भी रेप और ब्लैकमेलिंग का खेल होता रहा। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह एक ही स्कूल की करीबन 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ और घरवालों की नज़रों के सामने से ये लड़कियां फार्म हाउसों पर जाती थी। उनको लेने के लिए बाकायदा गाड़ियां भी आती थी, घर पर छोड़कर भी जाती थी और फिर लड़कियों की रेप करते समय तस्वीरें भी ले ली जाती थी। इसके बाद डरा धमका कर और लड़कियों को बुलाया जाता था। स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था। उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे। फारूक अध्यक्ष पद पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही तरह की शक्तियां भी थी। रेप की शिकार लड़कियां ज़्यादातर हिंदू परिवारों से थी और रेप करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से। इस वजह से पुलिस डरती थी कि कहीं इस कांड के बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। पुलिस को डर था कि कहीं सांप्रदायिक दंगे न हो जाएं और उसे संभालना मुश्किल न हो जाए। दरअसल सर्कुलेट आरोपियों ने रील डेवलप करने के लिए एक लैब में दी और न्यूड तस्वीरें देख लैब के कर्मचारी की नीयत बिगड़ गई। उनके माध्यम से ही लड़कियों की न्यूड फोटो बाजार में वायरल होगी और मास्टर प्रिंट कुछ लोगों के पास ही थे जिनकी जेरोक्स कॉपी शहर में सर्कुलेट होने लगी और ये फोटो जिसके भी हाथ लगी उसने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें हवा में तैरने लगी। जिसे मौका मिलता वो हाथ साफ कर लेता, लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप करता और समाज में अपनी बेइज्जती होती देख लड़कियां एक एक करके खुदकुशी करने लगी। उन्हें इस नर्क से निकलने का रास्ता जिंदगी को खत्म करना ही समझा, क्योंकि परिवार, समाज, पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। इस तरह 6 से 7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। इसी बीच दैनिक नवज्योति के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी। उनकी खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आज़ाद कैसे रह गए शीर्षक से प्रकाशित की और खबर के साथ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी छाप दी।
ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके। इसके बाद तो पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ गया। तीसरी खबर सीआईडी ने 5 माह पहले ही दे दी थी सूचना, इस शीर्षक से प्रकाशित हुई। और चौथी खबर प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया, उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छाया चित्र। इसके बाद क्या था, जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। नगर के जागरूक संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल के छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली। इस मामले के बारे में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को अवगत कराया गया और उन्होंने एक्शन लेने को कह दिया। इसके बाद तत्कालीन उप अधीक्षक हरि प्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा गया। गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो जिला प्रशासन के हाथ पैर ही फूल गए। इसके बाद इस मामले को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक उमेंद्र भारद्वाज ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेक्स स्कैंडल को ही झूठा करार दे दिया। यहां तक कि उन्होंने 4 लड़कियों के चरित्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। पुलिस महानिरीक्षक के बयान अखबारों में सुर्खियां बनने लग गए। इसके बाद अजमेर ही नहीं, राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गया। इस सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस सीआईडी और सीबी के हाथों सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके साथ ही अगले दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी एन के पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए। 31 मई 1992 से इस केस की जांच शुरू कर दी। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, प्रवेश अंसारी, मुहिबुल्ला उर्फ मोराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बब्बन और हरीश तोलानी नामक अपराधियों के नाम सामने आए। इनमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था। इसके बाद पीड़ित लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद पुलिस ने 8 और को गिरफ्तार कर लिया। साल 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद खुदकुशी कर ली। इस केस का पहला निर्णय 6 साल बाद आया, जिसमें अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसी बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटली बैलेंस खो दिया। उसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग होगी। कुछ समय बाद में कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम कर दी। उन्हें उम्र कैद की बजाय 10 साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस कांड के 19 साल बाद एक आरोपी सलीम नफीस को साल 2012 में पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वो भी जमानत पर रिहा हो गया। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कई पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार था, जो 32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मंगलवार को दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, सैयद जहीर हुसैन कोर्ट पहुंच चुके, जबकि इकबाल भाटी को दिल्ली से लाया जा रहा है। साल 1992 में 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में 18 आरोपी थे। 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। बाकी बचे 6 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो साथियों, किस प्रकार आखिरकार 32 साल बाद अजमेर सेक्स स्कैंडल में आरोपी और लड़कियों के साथ गैंगरेप करने वाले दोषियों को 32 साल बाद आखिर सजा मिल ही गई।
तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।